शरद जी नमस्कार। क्या? आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार मिश्र जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आने के लिए। और एक अरसे के बाद बातचीत हो रही है। धन्यवाद धन्यवाद। इसके पहले जब हम लोग बातचीत किए हैं तो देश की राजनीति के बारे में बातचीत हुई है आपसे, और शासन प्रशासन के बारे में बात होती रही है। आज देश के सामने दो विषम परिस्थिति है और आपका एक बहुत लंबा अनुभव है, शासन चलाने का भी, राजनीति करने का भी और देश चलाने का भी। तो आज हम आपसे इन दो विषम परिस्थितियों के बारे में, ये जो दो महामारी खड़ी है इंसानियत के सामने, देश के सामने, उसके बारे में हम आपकी राय जानना चाहेंगे, हम आपका अनुभव जानना चाहेंगे, और आपके अनुभव और आपकी राय हम अपने दर्शकों तक और शासन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे भूख। जरूर। सबसे पहले जो महामारी है वो दो तरह की महामारी है, एक तो कोरोना महामारी है और दूसरी जो भूख, गरीबी और की महामारी है वो कोरोना से भी ज़्यादा विकराल रूप लेती जा रही है। कोरोना तो वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा और कोरोना पर वक्त के साथ हमारी सरकारें, हमारी एजेंसियां, हमारे स्वास्थ्यकर्मी उस पर काबू पा लेंगे। लेकिन जो दूसरी महामारी सबसे बड़ी दिखाई दे रही है दुनिया के सामने और भारत के सामने, वो गरीबी है, गुर्बत और भूख की महामारी है, हंगर की, जिसको लेके आज यूनाइटेड नेशन ने भी चिंता जाहिर की है। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस कोरोना महामारी के वजह से भारत में जो भूख की महामारी फैलने जा रही है, जो भूख की महामारी भारत के करोड़ों गरीब लोगों को अपनी जद में लेने वाली है, इसको रोकने के लिए, इसके समाधान के लिए आपके पास किस तरह के सुझाव हैं? देखिए मिश्र जी, एक तो इस बीमारी के बारे में हम बहुत विलंब से हमारी नींद टूटी। यानी दिसंबर में चीन के वुहान में ये बीमारी थी और दो देश यानी साउथ कोरिया और ताइवान, ये दोनों ने उसी समय कदम उठाए। ये बीमारी जो है उसका हल्ला एक दिन में नहीं हुआ, दिसंबर से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च में हम उठे। तब तक तो इस बीच में हम बहुत सी जो आपने सबसे बड़ी बात की, जो इस देश की प्रोडक्शन करने वाली फोर्स है, मेहनत करके उत्पादन करने वाले लोग हैं, उन लोगों की सबसे ज़्यादा तबाही इस बीमारी के बाद हो गई। अब आप देखिए कि हम कुछ लोगों को जो अपने हैं, जो एफिलेंट लोग हैं, उनको जहाज़ से बुला रहे हैं, उनकी ठीक से हमने जांच भी नहीं कराई, यानी टेम्परेचर ले लिया और तमाशा करके छोड़ दिया। इसके बाद आप यानी लग्जरी बस में बच्चों को ले जा रहे हैं। वो मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो गरीब तबका है, जो मेहनत कश लोग हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं, यानी रोज़ कुआं खोलते हैं और पानी पीते हैं, वो ह्यूमन बीइंग हैं। उनकी भी उसी तरह की भावना है माँ, बेटे, भाई, बहन के लिए, जिस तरह बाकी सब लोगों की है। और उनके बारे में हमने जरा सा भी प्लान नहीं किया, जरा सा भी नहीं। यानी परिवार बट गए हैं, आधे चले गए हैं, आधे गांव में हैं, आधे यहाँ हैं। अब आप बताइए, इस तरह की स्थिति में जो लोग भी हैं वो इस देश के 40% लोग हैं, और उनके बारे में हमारा यानी कोई प्लान नहीं है। यानी आप बस से ला रहे हो, प्लेन से ला रहे हो, इसमें भी तो आप प्लान कर सकते हो। एक डिब्बे में 70-72 आदमी बनते हैं, आप इसमें 30 ले जा सकते हो, 25 ले जा सकते हो, और आपके पास इतनी ज़्यादा फोर्स है, आप लगाइए उसको। पैरामिलिट्री फोर्स है, ये है फोर्स है,
यानी उन लोगों के जो परिवार का विभाजन है वो सिर्फ उनको भोजन मिलेगा तो वो इंसान की संतान है। आप जानवर को, पशु पक्षी को भोजन मिलेगा, सेटिस्फाइड हो जाएगा। इंसान अकेले भोजन पर नहीं रहता है, उसकी चिंताएं जो है वो बेटा बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, माँ बाप, ये सारे रिश्ते, मोहल्ला, ये सारे रिश्ते जो बाकी तबकों के लिए है, ऊंचे तबके के लिए, उनके लिए भी है। तो शरद जी आप दिसंबर में ये केस आया है। जी जी बोलिए बोलिए जी आप कुछ कह रहे थे शरद जी। यानी दिसंबर में चीन के अंदर ये बीमारी आ गई और उसी दिसंबर में ताइवान ने और दक्षिण कोरिया ने अपने कदम उठा लिए। यानी आप दुनिया में जो आपका विदेश मंत्रालय है और सब आपके पास तंत्र देश की जनता ने दे के रखे हैं, आपको खबर कब मिलती है, यानी एक्शन कब करते हैं आप? यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में आप करते हैं, जब यानी बिहार, मध्य प्रदेश की ओथ हो जाती है और आप नमस्ते आपका जो नमस्ते ट्रम्प हो जाता है अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए, वो नमस्ते कर रहे हैं आप उसके सामने। मतलब यानी उस समय जब दुनिया में फैल गया है और उसने जो आपका अमेरिकन राष्ट्रपति है, उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने भी इतनी बड़ी गलती की है कि सबसे ज़्यादा आज अमेरिका भुगत रहा है। वो भी मस्ती में था, वो भी नमस्ते कर रहा था, नमस्ते करते घूम रहा था। शरद जी आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप एक शायद ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कोरोना महामारी है ये अमीरों के जरिए भारत पहुंची है, ये गरीबों की बीमारी नहीं है और ये इन्फेक्शन के कारण अमीर तबका है जो कि विदेशों से ये बीमारी गिफ्ट के तौर पर भारत लेके आया। आप क्या ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल 100%। ये बीमारी बाहर से आई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंदौर है, इंदौर में 3 लाख दलित लोग रहते हैं, एक में नहीं है कोरोना, बाकी लोगों में बीच में है। ये किसकी बीमारी है? और इस बीमारी के चलते आपने तबाही मचा दी है। जो यानी हैंड टू माउथ लोग हैं, जो डेली वेजेस हैं, जो अपने दिन भर अपने शरीर को गलाते हैं तब पेट भरते हैं, उनको आपने तबाही में डाल दिया। आपकी बात को हम थोड़ा और सप्लीमेंट कर रहे हैं। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर का उसको अवार्ड मिलता रहा है पिछले कई वर्षों से। तो इससे यह बात भी साबित हो रही है कि इस बीमारी के कारण गरीब नहीं है, इस बीमारी का कारण स्लम नहीं है, जिसकी तरफ की पिछले कुछ हफ्ते से सरकारें इशारा कर रही हैं कि स्लम्स में ही बीमारी तेज़ी से फैल रही है और गरीबों में बीमारी फैल गई है, इसलिए उसको रोका जाना जरूरी है। और उसको रोकने का एकमात्र तरीका ये है कि उनको आइसोलेट कर दिया जाए शहर के बाकी हिस्सों से, समाज के बाकी हिस्सों से। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुभाष खंडेलवाल एक है, वहाँ एक कार्यकर्ता है, वहाँ 3 लाख दलित हैं, उनमें एक में कोरोना नहीं है और बाकी जगह है। इसका मतलब है कि गरीब लोगों में ये बीमारी है ही नहीं, ये तो फैलाई गई है। और यदि मान लो मैं कह रहा हूँ कि दुनिया भर में जब ये फैल गई है तो हमारे देश का जो आदमी जिन्हें रोज़ कुआं खोदना है और पानी पीना है, उनके बारे में सबसे पहले चिंता करना पड़ेगी आपको। और यदि आप चिंता नहीं करते तो असली देश तो वो है। तो शरद जी आपके मुताबिक और आप जो है वो ट्रेन बंद कर दिए या शरद जी आपके मुताबिक किस तरह के माने होना चाहिए, क्या निर्णय लिए जाने चाहिए, किस तरह की स्ट्रेटजी बननी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो उद्योग धंधे, जैसे मान लो नौजवान, किसान,
व्यापारी, उद्योग, यानी कौन सी चीज़ है जो तबाही न हो गई हो। अब उस तबाही में यदि सबसे ज़्यादा कमज़ोर और लाचार और बेबस का यदि कोई लोग है तो वो ये डेली वेजेस है, ये है मतलब यानी बाहर गए हुए मजदूर हैं। तो इनकी पहले चिंता करिए। आपके पास इतनी ट्रेनें हैं तो मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंसिंग जन जन के बीच जो दूरी है तय करके उनको क्यों नहीं घर पहुँचा रहे आप। यानी आप इस बच्चों को पहुँचा रहे बहुत अच्छा, आप बाहर से लोगों को बुला रहे बहुत अच्छा, लेकिन ये जो लोग इंसान हैं जिनकी सबसे ज़्यादा चिंता हमको करना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा इस देश के उत्पादन की ताकत है और सबसे कम यानी आवश्यकता, उसकी आवश्यकता में यानी सबसे कम चीज़ें आपके देश से वो लेता है, और उसकी तबाही मची हुई है। वो कई लोग तो पागल हो गए, रास्ते में चल रहे हैं, आप उनको मुर्गा बना रहे हैं, उनको लाठी मार रहे हैं। सर जी, आप तो सरकार में रहे हैं, केंद्र सरकार में और कई विभागों के मंत्री रहे हैं, और सरकार का दावा है कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए इन सभी गरीबों को राशन मुहैया करा रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार का ये जो निर्णय है ये पर्याप्त है गरीबों की इस दुर्दशा को देखते हुए? और मैं ये कह रहा हूँ उसमें भी मेरे पास खुद ये डिपार्टमेंट रहा है। ये देश का तंत्र इतना बेईमान है कि उसके पास, गरीब आदमी के पास जो हम लोग फैसला करते हैं वो नहीं पहुंचता है। खैर, जो इस बात के विस्तार पे नहीं जाता मैं, इतना अनाज है और ये उससे शराब बना रहे हैं, ये कोई बात है ना। और एक बात समझिए कि वो आपके देश से जो डेली वेजेस है, मजदूर है, बनिहार है, वो आपसे सबसे ज़्यादा इस देश में अपनी थोड़ी बहुत आवश्यकताएँ लेता है। बाकी जो है लोग तो कई तरह के इस देश से सुविधाएं लेते हैं, वो तो कम से कम सुविधाओं में है। मकान उसके पास है नहीं है, ठहरने को उसके पास है नहीं है, एक कमरे में 10-10, 20-20 लोग बैठ सो रहे हैं, और वो जब निकलता है तो उसको मुर्गा बना रहे हैं, लाठी से मार रहे हैं आप। और फिर बस से क्यों लोगों को ले जा रहे हैं? फिर आप जहाज से क्यों लोगों को ला रहे हैं? तो भारत के संविधान में तो सबको बराबरी मिली हुई है। सर जी, एक और समस्या अब देखने को मिल रही है धीरे धीरे। जी जी, हाँ बोलिए। मिश्र जी, ऐसा अन्यायपूर्ण यानी तंत्र दुनिया में कहीं नहीं है। अब जैसे आप देखिए डॉक्टर्स हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कोरोना के पीड़ित हैं डॉक्टर हो गए, जो मेडिकल फोर्स है या मेडिकल फैटर्निटी है, सबसे ज़्यादा कोरोना से वो पीड़ित है। आप उसको सुरक्षा के इंतजाम भी नहीं कर पाते हैं। आज उसकी हड़ताल चल रही है। अभी उनके लिए जो मेडिकल किट आया था उसमें खराबी पाई गई है। सर जी, अभी जो मेडिकल किट आयात किया गया था वो भी खामी पाया गया है उसमें, और सरकार ने उसको रोक दिया है। हाँ नहीं, चीन से आया है, अब आया देर से और अब खराब है, वो काम का नहीं है, उसमें भी समय लगेगा। और असली बात यह है कि यदि लोगों की एक एक की जांच नहीं होगी तो हकीकत पता कैसे चलेगा कि कोरोना किस किस को है। तो भारत में तो अमेरिका की तुलना की जा रही है। भारत में तो सर जी, भारत की सरकार अमेरिका की तुलना कर रही है, कह रही है कि अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन अमेरिका ने तो लॉकडाउन नहीं किया है। तो इसलिए, और अमेरिका में जितना टोटल टेस्ट हुआ है उसकी तुलना में भारत में टेस्ट की संख्या बहुत कम है। तो भारत की तुलना क्या अमेरिका से किया जाना उचित है? नहीं, मैं मिश्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये एक तरह से यानी अब अपनी बुद्धि का यानी मुझे तरस आता है। सवाल यह है कि इस देश के आदमी जो हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब आदमी में इम्यूनिटी है, क्योंकि वो किसी तरह की परिस्थिति में जीता है।
उसके यहाँ कोई सफाई का इंतजाम नहीं, कोई पानी का इंतजाम नहीं, कई जगह कुछ कितने तरह के अभाव में जीता वो। तो उसको तो उसका शरीर तो आदी है कई तरह की दिक्कत से, और इसलिए कोरोना उसमें था ही नहीं। और मैंने आपके इंदौर में बताया कि वहाँ एक बहुत सक्रिय आदमी है सुभाष खंडेलवाल, आप जाकर के सर्वे कर लीजिए कि दलितों में एक में नहीं हुआ कोरोना। यही आपको आकर के जबलपुर में देख लीजिए। और यहाँ जो है वो दिल्ली में सबसे ज़्यादा हो रहा है, जहाँ सैनिटाइजर भी है और फॉगिंग भी इसलिए है, कि और हमने दिल्ली को उन जगहों पर ज़्यादा हो रहा है जहाँ सैनिटाइजेशन ज़्यादा है और फॉगिंग ज़्यादा है। भैया सवाल यह है ना कि ये बीमारी है, इससे मुकाबला करना पड़ेगा और हम सब लोग तैयार हैं। मगर बात यह है ना कि आप ऐसा पार्शलिटी करेंगे, पक्षपात करेंगे, और हम इंसान हैं, राजनीतिक छोड़ दो, गांव से आए आदमी हैं, हम जानते हैं मजदूर की ज़िंदगी क्या होती है, किस तरह जीता है वो। आज उसकी किस तरह से, ये जो आपका बाहर गया हुआ मजदूर है, आप मिश्री जी जान लीजिए कि उसकी ज़िंदगी में ऐसी तबाही कभी आई नहीं जैसी इस बार आई है। आप किए नोटबंदी, वो सबसे ज़्यादा तंग और तबाह वो हुआ। जीएसटी के चलते व्यापारी तंग हुआ। यानी नौजवान, व्यापारी, उद्योग, किसान, आपका दलित, पिछड़ा, कोई तबका नहीं है जो आपने तबाही में नहीं डाल दिया हो। और देश की इकोनॉमी ठप है, पूरी तरह से इंडस्ट्री बंद हो गई। यानी उसमें भी रास्ता निकालना चाहिए थे। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरा अनुभव जो है, जो ब्यूरोक्रेसी हमारी है, हम लोग तो मतलब यानी एक जो समस्या है उसको बता सकते हैं, लेकिन उस समस्या को ठीक से यदि ज़मीन पर उतारना है तो इस देश की ब्यूरोक्रेसी बड़ी काबिल है। हम ठीक से यदि काम उससे लेते तो वो सारा इंतजाम कर सकती थी। यानी मेरा अनुभव ये है कि हम लोगों को जिम्मे जो है वो हमें समस्या से मत पता चलती है, हम रोग बता सकते हैं, लेकिन उस रोग का उपचार वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो शरद जी, क्या आप चाहते हैं या आपकी राय है कि सरकार को इस मौके पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए, और जितने भी अनुभवी लोग हैं जिनको कि एक लंबा शासन का ज्ञान है, उनकी राय लेनी चाहिए इस महामारी से निपटने में? नहीं, मैं आपको मिश्री जी कहना चाहता हूं कि 70 बरस में पहली सरकार है जो मतलब मीटिंग बुलाने में जिसको दिक्कत होती है। और मैं आपको कहूं कि जो लोगों को अनुभव है, जैसे मान लो आप जो है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। वो आपको मतलब है ना पॉलिटिकल पार्टी से लेकर के, वर्कर से लेकर के सबको मोटिवेट करने के बाद आएगा। तो आपकी बात सही है कि एक बार भी इन्होंने जो बुलाया है, अब जैसे मान लो अपोजिशन लीडर बुला लिए, अपोजिशन में यानी अपोजिशन के जो हर पार्टी का नेता है, अरे उसके पार्टी का अध्यक्ष जो है वो जानता था, उसको बुलाना था। लेकिन जिनका अनुभव है उनके बारे में तो इनका कोई, उनकी पार्टी में बहुत से लोग अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके साथ बैठ के कोई बात करेगा तब ना। तो आपको लगता है कि अगर संवादहीनता की स्थिति खत्म हो, शरद जी, आपको लगता है कि अगर सरकार के लेवल पर संवादहीनता की स्थिति खत्म हो तो स्थिति और बेहतर हो सकती है? बिल्कुल, यह संवाद नहीं है तो लोकतंत्र कहाँ है? तो ये जो तरीका है सरकार का इन दो महामारियों से लड़ने का, इसको आप पर्याप्त नहीं मानते हैं? जो भी आपने मेरे से पूछा इसका नहीं, मैं नहीं, आपसे जो पहला सवाल पूछा कि
जिनको अनुभव है। 70 बरस में आप बताइए कि कब कौन सरकार ने अनुभवी लोगों को इग्नोर किया है? इन्होंने किसको बुलाया? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि किसको बुलाया आपने? आप बुलाते हैं जो लीडर है सदन में। अब जैसे मान लो आप सीपीआई है या सीपीएम है, तो सीताराम येचुरी जो है उस पार्टी को, मतलब वो पार्टी का ढांचा लीडर ओरिएंटेड नहीं है, पार्टी ओरिएंटेड है। इसी तरह सीपीआई का है। इसी तरह से हर पार्टी में, कुछ पार्टियों में जरूर मालिक जो सत्ता में है वही मालिक है, लेकिन जिन लोग जैसी पार्टियां हैं वही असली पार्टियां हैं। उनको उनको बुलाने में आपके प्राण निकल रहे हैं। वो आज थोड़ी आपसे लड़ने वाले हैं। वो तो सुझाव देंगे। जैसे मान लो आपके ये जो मजदूर है, ये जो आपका यहाँ से वहाँ तक केरल तक आदमी फैला हुआ, यूपी और बिहार का, इसका समाधान बैठ कर के कैसे निकाले? यानी आपने चुपचाप ऊपर ऊपर निकाल लिया कि जहाज से लोग बुला लिए, तो जहाज में जो है वो आदमी के बीच में जो अंतर है, यानी जो आप डिस्टेंसिंग कह रहे हो, तो डिस्टेंसिंग जो है वो जन जन के बीच में जो दूरी है, वो दूरी जो है उनकी कैसे मेंटेन कर ली आपने? और आपने बस में मेंटेन कैसे कर ली लोगों के बीच में दूरी? तो वो क्या आप ट्रेन में और बसों में लोगों को ले जा करके नहीं कर सकते क्या? माने गरीबों के बीच में डिस्टेंसिंग करना मुश्किल है। इसका मतलब तो ये है ना कि गरीबों के बीच में डिस्टेंसिंग करना मुश्किल है, अमीरों के बीच में डिस्टेंसिंग लागू करना आसान है। आसान है, आसान है। यानी ये कभी किस दुनिया भर में बीमारी है, दुनिया भर में बीमारी मिश्र जी है, लेकिन ये हालात हैं ऐसे। यानी आपने आज भी जो है वो एक सेक्शन जो एफिलेंट है वो अलग मज़ा मार रहा, जो बीच का है वो लग्जरी बस में चल रहा, और ये जो पिस रहा है इसको जा रहे, तो आप यानी बांद्रा पे इकट्ठा हो रहा तो मस्जिद दिखा रहे हो कि मस्जिद को दिखा रहे हो, देखो कि मस्जिद, यानी ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हो कि मुसलमान चले आए। अरे आज भी आप नहीं मान रहे हो ये। अच्छा सर जी, आपका इतना लंबा अनुभव है राजनीति में भी, आपके यादाश्त में इस तरह की महामारी कभी भारत में आई थी क्या इसके पहले? नहीं, कभी नहीं आई, और ना कभी ऐसी अनारकी मैंने देखी। जब जैसे नोटबंदी, ऐसा तमाशा हो गया। अच्छा, अब ये आज सबसे बड़ी बात है, यानी हम जो है वो यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हमने लॉकडाउन किया। अरे मार्च में किया तो 10 दिन पहले यदि उड़ जाते, खड़ जाते, वो तो वो लोग, कोई प्रधानमंत्री थोड़ी कर रहा, कोई मंत्री थोड़ी कर रहा, वो तो ब्यूरोक्रेट करते हैं। आप 4 दिन 6 दिन पहले से कहते थे भाई घर जाओ, हम लॉकआउट कर देश को लॉकआउट करेंगे, जेल खाना बनाएंगे देश को, आप चले जाओ। यानी कोई प्लानिंग नहीं है, खड़े हुए और बोल दिया। सर जी, पॉलिटिकल इमरजेंसी और सर जी, आप इमरजेंसी में जेल में भी रहे थे। मैं थोड़ा आपका संस्मरण जानना चाह रहा हूं कि वह जो इमरजेंसी थी, पॉलिटिकल इमरजेंसी, उस इमरजेंसी में और ये जो हेल्थ इमरजेंसी जिसको कहा जा रहा है, इसमें दोनों में सिविल राइट और फंडामेंटल राइट किस में ज़्यादा था? मैं आपको सही बता रहा हूँ, बहुत साथी हमारे जो सरकार में वो भी हमारे साथ थे। ये जान लीजिए कि वो इमरजेंसी जो है वो चंद मुट्ठी भर 1 लाख लोग थे हम लोग, उनके सर पर थी। और जनता को, मतलब यानी इसमें कोई शक नहीं कि जो लोकतंत्र के बहुत से तंत्र हैं, जैसे मान लो पत्रकारिता है, यानी कई तरह की चीज़ें ऐसी थी जो जिन पे सेंसर था। लेकिन आज तो जो है वो
कोई चीज़ ही नहीं, मैं घर से ही नहीं निकल सकता। अब घर से निकलूँ तो मतलब यानी मन बना लूँ कि घर से निकलना है, तो वो संभव ही नहीं है। अब मुझे आज जाना अपने घर अपने बेटी के यहाँ, मुश्किल है मेरा का जाना, क्योंकि वो रास्ते में पुलिस वाला और तो कुछ करता नहीं है। हजार डिस्टेंसिंग जो है वो जिनके घर पर घर हैं, परिवार हैं, उनके हो रहे हैं। लेकिन मिडिल क्लास में भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पास हैंड टू माउथ है, जो सुसाइड कर रहे हैं। यानी इस बीमारी से ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ कल आप देख लेना। तो इसका मतलब साफ है कि कोरोना से बड़ी महामारी तो सरकार से मेरी भूख है, और मेरी सरकार से अपील है कि ये देश अलग है, ये अमेरिका नहीं है, ये यूरोप नहीं है। इस देश में 40-50% लोग गरीब हैं। इसको हमेशा दिमाग में याद रखना चाहिए। हजार वो कुछ बड़े इंतजाम के उनको ठीक करने के लिए कोई इंतजाम आपको नहीं, आप तो सिर्फ उनको अपने घर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। बाकी लोगों को पहुंचाए, उनके घर के जो दो हिस्से हो गए उनको एक हिस्सा बनाइए। माँ बहन बेटी यहाँ है, भाई बहन वहाँ है, यानी कई तरह के अंतर हो गए उसमें। तो वो इंसान नहीं है क्या? शरद जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सुझाव दिया और अपनी बात रखी हमारे चैनल से, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।